गुजरात में नया इशू बन रहा है कि ड्रग, पंजाब को हम लोग बदनाम करते थे कि पंजाब तो ड्रग का एक ट्रांजिट रूट इतना बड़ा हो गया है, पंजाबी ड्रग हो गया, ड्रगिस्ट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, पाकिस्तान से सारी चीज़ें आ जाती है, ड्रोन से ड्रग डिलीवरी हो जाता है, पूरा बॉर्डर एरिया के लोग स्मगलर हैं, ड्रग बेचते हैं, यहाँ से ट्रांजिट दूसरे देशों में होता है। लेकिन पंजाब में पिछले 20 सालों में जितना ड्रग बरामद हुआ है, अगर उसका रिकॉर्ड आप उठा लें तो उतने डबल ड्रग जो है गुजरात में पिछले 2 सालों में मिल गया है अदानी के पोर्ट से ही जो रिकवरी हुई है। गुजरात चुनाव विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दूसरा चरण गुजरात चुनाव का खत्म होगा। हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न हो चुका है। क्या है मामला? क्या महाबली भाजपा सरकार वापस करेगी या कुछ उसमें गड़बड़ मामला है? ये तमाम विश्लेषण इस एपिसोड में आप सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे जी के साथ। उससे पहले एक जरूरी सूचना, सारे जो मीडिया घराने हैं, सारे जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, सब कॉरपोरेट हो चुके हैं, इसलिए आप बहुजन मीडिया ही देखिए और समय निकाल कर अम्बेडकरनामा तो ज़रूरी देखिए। ओरिजिनल ऑथेंटिक सूचना और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की बात बहुजन मीडिया पे ही मिलेगा, इसलिए बहुजन मीडिया पे कंसंट्रेट कीजिए। अब लिए चलते हैं सीधे, क्या हुआ गुजरात में, क्या होने वाला है। 5 तारीख को ही विश्लेषण करेंगे और 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब भी विश्लेषण किया जाएगा। तो आज संजीव जी से इसी पे चर्चा करते हैं। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या आपका जो है दूरदृष्टि क्या कह रहा है, क्या होने वाला है गुजरात में? देखिए, गुजरात चुनाव के जो कैंपेन के बाद जो पहले चरण तक की जो स्थिति आई है और जो तमाम लोगों से बातचीत के बाद ये कंक्लूजन ये निकला है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी जो एक तीसरा जो एक उभरती हुई शक्ति गुजरात में है वो अर्बन गुजरात तक लिमिटेड है और अर्बन गुजरात में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। और ये जो एक परसेप्शन था गुजरात के अंदर कि आम आदमी पार्टी जाएगी तो कांग्रेस का उसका नुकसान होगा, तो फिलहाल कांग्रेस को नुकसान होता नहीं दिख रहा है रूरल गुजरात में आम आदमी पार्टी से। लेकिन अर्बन गुजरात में बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी कई शहरों में एक चुनौती बनी हुई है और उसका लाभ किसको मिलेगा ये ना भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है और ना ये कांग्रेस को समझ में आ रही है बात, इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में ये दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने हिसाब से ग्राउंड पे बैटिंग करती थी वो नहीं कर पाई है। बहुत ऑफेंसिव जो भारतीय जनता पार्टी का एक कैंपेन होता था गांधी नेहरू परिवार को लेकर, वो बनाने की कोशिश भाजपा ने करी लेकिन वो बना नहीं पाए। प्रधानमंत्री 1-2 जगह जब ऑफेंसिव होने की उन्होंने कोशिश भी की तो वो टारगेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी को करने के बजाय मधुसूदन मिस्त्री के एक बयान को प्रधानमंत्री ने टारगेट किया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जैसे पहले चुनाव में वो टारगेट करते थे वो नहीं कर पाए। उसका एक कारण ये भी है कि इस बार कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी कैंपेन की स्ट्रेटजी रणनीति बदली और कांग्रेस जो थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने गुजरात में कोई खास टाइम नहीं दिया। सोनिया गांधी तो शायद गई नहीं, राहुल गांधी 1-2 कैंपेन करके आ गए और भाषण इनका सीमित रहा क्योंकि इनके भाषणों में ही कुछ ना कुछ ऐसी गलती का इंतजार भारतीय जनता पार्टी वाले करते थे जिसको वो उठा के वहां से फिर अपने हिसाब से बैटिंग करें। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये जो है मौका नहीं मिला। तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ी समस्या है कि गुजरात का जो वोटर जो वोकल था, खास करके हिंदुत्व के पीछ पे जो वोटर वोकल था, वो इस बार साइलेंट सा नजर आ रहा है और इसने भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ाई है। और वो जो वोटर जो हिंदुत्व का पीछ पे जो इनके साथ लगातार बैटिंग करता था, वो वोटर इस बार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि पिछले 28 सालों में हमने हिंदुत्व के पीछ पे बैटिंग करके खुद को क्या हमें उन्हें क्या मिला। महंगाई बढ़ी हुई है, रोजगार नहीं है,
जो गुजरात में जो एक डोमिनेंट कम्युनिटी, जो पटेल कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, बहुत संपन्न कम्युनिटी है, उनके बच्चों को भी रोजगार नहीं है, वो भी बड़े शहरों में जाके क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं, मजदूरी करना पड़ रहा है। ये डोमिनेंट कास्ट, जो वहाँ का बहुत बड़ा पीजेंट डोमिनेंट कम्युनिटी जो पटेल बोले जाते हैं, तो उनकी भी आर्थिक हालात अब नाजुक हैं। सूरत में जो हीरा व्यापार को नुकसान हुआ तो उसमें बहुत सारे वर्कर, मेजोरिटी जो है पटेल वर्कर्स हैं, तो वो भी कई ऐसे फैक्टर्स बने हैं गुजरात के अंदर जिससे कि बीजेपी के जो ट्रेडिशनल सपोर्टर है वो भी बीजेपी के गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 28 साल हिंदुत्व पे इन्होंने राज कर लिया, लेकिन 28 साल के राज के बाद हमारी जो व्यक्तिगत आर्थिक जो स्थिति है, रोजगार है, महंगाई है, इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर गुजरात में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण देखें, वो फिर वही पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से कंपेन करने वाले थे, वही कश्मीर की बात कर रहे थे 370, वही राम मंदिर की बात कर रहे थे, और कहीं कहीं बीच में वो जो अभी दिल्ली में जो एक लड़की की जो हत्या हुई है और जो लड़का एक्यूज है उसकी भी चर्चा ला रहे थे। कहीं ना कहीं वहाँ के वोटर को दोबारा हिंदुत्व के हिंदू मुसलमान में ग्राउंड पे लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो हिंदू वोटर है, इस बार जितने भी पत्रकारों से मेरी बात हुई है, वहाँ कुछ स्थानीय लोगों से जो बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि हिंदू वोटर बहुत एग्रेसिव और खुल के नहीं बोल रहा है, चुप है। ये बीजेपी के लिए परेशानी का एक कारण है कि अगर ये वोटर चुप है, साइलेंट हो गया, स्लो हो गया, बूथ पे नहीं पहुंचा, या कहीं जाके वो चुप वोटर कहीं इनके अगेंस्ट हो गया, फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल हो जाएगी। जैसे दो तरह के वहां पे है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 140 भाजपा क्रॉस करेगी, हालांकि ये गुजरात के इतिहास में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी 140 जो सबसे ज्यादा सीट से लगातार सीटें घटी है भारतीय जनता पार्टी की। 2017 में तो बहुत ही मुश्किल से चुनाव जीते थे, और अर्बन गुजरात ने इनको चुनाव जिता दिया था। रूरल गुजरात में तो इनका परफॉर्मेंस कांग्रेस ने काफी, सूरत वगैरह से, सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा, इन शहरों से जीते थे। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार बढ़, लेकिन एक जो एनालिसिस जो ग्रुप है उनका ये कहना है कि जो हंग असेंबली की भी स्थिति आ सकती है, भाजपा बेशक लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। एक का कहना है कि अगर कांग्रेस पावर में भी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का मॉडल है, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। अच्छा, वो विधायक टूट जाएंगे, खरीद देंगे, और कांग्रेस के विधायक बिकने में तो माहिर है ना भाई। 77-78 विधायक जीते थे, और 3 साल 4 साल में कितने विधायक इनके बिक गए आपके सामने। टिकट कैसे बांटती है कांग्रेस? आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं होता? आइडियोलॉजिकल तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, भाजपा की आइडियोलॉजी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं। नहीं, भाजपा की तो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व है, भाजपा की यूएसपी है, वही राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। लेकिन जो इकोनॉमिक जो उनका जो मॉडल है वो हिंदुत्व तो पावर में आने के लिए। इकोनॉमिक मॉडल कांग्रेस और भाजपा को खास अंतर नहीं है, इकोनॉमिक मॉडल सेम पे चलता है। दोनों में थोड़ा अंतर है कि नरेंद्र मोदी सरकार में रफ्तार से निजीकरण हुआ, फास्ट है, स्पीड फास्ट है, जैसे बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। यूपीए सरकार में कुछ बने भी थे, ऐसा नहीं कि सब बिके थे। मेरा ये कहना है कि यूपीए सरकार राजधानी एक्सप्रेस चलाने में विश्वास रखती थी, शताब्दी चलाने में विश्वास रखती थी। मोदी सरकार जो है बुलेट ट्रेन चलाने में विश्वास रखती है, तो हर चीज को उसी रफ्तार में करना चाहती है। अच्छा, स्पीड हमेशा बढ़ा रहना चाहिए देश की विकास के लिए, देश को गति प्रदान करने के लिए विकास का स्पीड बढ़ना चाहिए। तो विकास चल रहा है, विकास चल रहा है, बेचने का विकास बहुत तेजी से चल रहा है, वो हम देख भी रहे हैं। तो गुजरात में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, गुजरात की पॉलिटिक्स में एक बड़ी दिलचस्प है कि बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट का दावा होने के बावजूद, देखिए पूरे ओवरसीज में अगर भारतीयों में अगर किसी की पहचान है तो या तो पंजाबियों की पहचान है या गुजरातियों की पहचान है। अमेरिका ले लें, यूरोप ले लें, आपको गुजराती मिलेंगे या पंजाबी मिलेंगे। और ये भी कहा जाता है कि पैसा वहां भी गुजरातियों के पास है, पंजाबियों के पास नहीं है। गुजराती बड़े होटलियर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस गुजरातियों के पास है, पंजाबी तो वहाँ पे ड्राइविंग करता है या छोटे मोटी नौकरियां करता है। पटेल्स बहुत पावरफुल है, अमेरिका में भी हुआ, इवन कि वहाँ की पॉलिटिक्स में भी है। वो प्रीति पटेल थी गुजरात की, जो पीछे होम मिनिस्टर थी ब्रिटेन की। तो ये उसके बावजूद गुजरात का मॉडल और पंजाब का मॉडल में डिफरेंस देखिए कि गुजरात इशू बेस्ड राजनीति नहीं होता गुजरात में, पंजाब में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। जैसे अभी आम आदमी पार्टी आई तो इशू ये था कि हम पंजाब को ड्रग्स से मुक्त कराएंगे, पंजाब को हम एजुकेशन देंगे, हम हेल्थ देंगे, और इस पर लोगों ने विचार किया। गुजरात में ये नहीं है, गुजरात पे रिलीजन एंड कास्ट, जो सबसे डेवलप स्टेट इंडिया का जो मॉडल बनाया जाता है, और देश के दो पति उस राज्य से बिलोंग करते हैं, गौतम अदानी और मुकेश अंबानी। लेकिन उस राज्य में भी आप ये देखिए कि कास्ट फैक्टर बहुत डोमिनेंट है। आपको अखबारों में पढ़ते होंगे कि दलित एट्रोसिटी के कितने मसले आए हैं उस स्टेट के अंदर। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पटेल है,
तो ये चारण है, तो ये खारवी है, तो ये देसाई है, ये भरवार है। मतलब कास्ट के नाम का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा है बिहार की तरह ही वहां भी, मतलब कम्युनलिज्म और कास्टिज्म ये बड़ा प्रोमिनेंट है। और टिकट बांटते हुए तमाम राजनीतिक दल इस पे बड़ा ख्याल रखते हैं कि पटेल को कैसे स्पेसिफाई करना है। एक ओबीसी में डोमिनेंट कास्ट वहां कोली है, उसको कैसे स्पेसिफाई करना है। आपको याद होगा कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने के पीछे एक कारण बताया गया था। हालांकि वो रामनाथ कोविंद यूपी के थे यहाँ, लेकिन वो कोली जाति से थे। यूपी में दलित जाति में शायद आते हैं कोली, और गुजरात में ओबीसी में आते हैं, लेकिन ओरिजिन गुजरात से ही बताया जाता है कि गुजरात से वो अलग अलग भागों में, देश के अलग अलग भागों में गए। वो अलग अलग कास्ट, मतलब कि कास्ट कहीं ओबीसी में चला जाता है, कहीं एससी में चला जाता है। तो रामनाथ कोविंद को बनाने के पीछे भी एक बड़ा था कि वहां जो डोमिनेंट ओबीसी कास्ट कोली है, उसके वोटरों को भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से मैनेज करना चाह रही थी। तो ये जो देखिए कि गुजरात जैसे डेवलप स्टेट में अगर इतना बड़ा इशू कास्ट है, और रिलीजन तो है ही, हिंदुत्व का तो एक लेबोरेटरी है गुजरात, तो उस लेबोरेटरी में हिंदुत्व के पीच पे और कास्ट के पीच पे खेलने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर मुश्किल का सामना करने पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि गुजरात के लोगों को सर्टेन इश्यूज पे अब सोचने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रोजगार का मसला हो, ये तमाम चीजें, कोविड का इफेक्ट वहां पड़ा। और सबसे बड़ा एक गुजरात में नया इशू बन रहा है कि ड्रग। पंजाब को हम लोग बदनाम करते थे कि पंजाब तो ड्रग का एक ट्रांजिट रूट इतना बड़ा हो गया है, पंजाबी ड्रग हो गया, ड्रगिस्ट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, पाकिस्तान से सारी चीज़ें आ जाती है, ड्रोन से ड्रग डिलीवरी हो जाता है, पूरा बॉर्डर एरिया के लोग स्मगलर हैं, ड्रग बेचते हैं, यहाँ से ट्रांजिट दूसरे देशों में होता है। लेकिन पंजाब में पिछले 20 सालों में जितना ड्रग बरामद हुआ है, अगर उसका रिकॉर्ड आप उठा लें तो उतने डबल ड्रग जो है गुजरात में पिछले 2 सालों में मिल गया है अदानी के पोर्ट से ही जो रिकवरी हुई है। ये भी एक गुजरात मॉडल है कि पंजाब में 20 साल में जितना ड्रग मिला, अगर उसका क्वांटिटी आप देख लें जो पाकिस्तान से आया हुआ है, तो आखिर ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है गुजरात के लिए कि जो अफगानिस्तान से ड्रग वाया पाकिस्तान इंडिया की तरफ वाया पंजाब आता था, अब वो रूट बदल के मकरान तट से, मकरान तट, पाकिस्तान का मकरान तट, और उधर बंदर जो ईरान के जो पोर्ट्स है अफगानिस्तान से वहाँ ट्रांजिट होकर मकरान में आ रहा है, और उसके बाद इधर बंदर अब्बास की तरफ आ रहा है, और चाबहार पोर्ट पे जो ईरान के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे आ रहा है, और वहाँ से ये गुजरात पोर्ट्स पे आ रहे हैं। और गौतम अदानी के पोर्ट से बरामदगी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो तो हजारों किलोग्राम मिला था ना, हजारों किलोग्राम, कई हजार करोड़ के ड्रग मिले थे। और कहते हैं कि ये तो जस्ट मतलब कि 20% ड्रग पकड़ा गया जो था, कितने कंसाइनमेंट्स वहां से निकल चुके हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पकड़ा तो ये मुद्दा है चुनाव में नहीं, ये चुनाव में बेशक वहां मुद्दा नहीं है, लेकिन ये एक मतलब कि चर्चा तो हो रही है ना कि पंजाब को तो आप बदनाम करते रहे कि पंजाब तो पूरे देश को ड्रग दे रहा है, और तमाम देशों में पंजाब के थ्रू सप्लाई हो रहा है, सारे पंजाबी ड्रग स्मगलर हैं। आप ये पूरा लेकिन अब पकड़ा रहा है गुजरात से। लेकिन अब तो पंजाब में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सारा गुजरात में मिल रहा है। तो आखिर ये क्वेश्चन है कि आखिर ये जो है सरकार वहां फेल क्यों है, ड्रग कंसाइनमेंट जो वहां आ रहा है, और फिर वो प्राइवेट पोर्ट के थ्रू कैसे आ रहा है जो अदानी के कंट्रोल में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जात का और संप्रदायवाद का मुद्दा इस बार चल नहीं रहा है। लेकिन एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें थोड़ा सा, बेशक आम आदमी पार्टी वहां परफॉर्म नहीं कर पाएगी, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को समझ भी लिया है, अपने आप को शहरों तक सीमित किया है अपने कैंपेन को, रूरल एरिया से हट चुके हैं। उनका एक कारण भी है कि उनके पास ना वर्कर्स हैं, ना उनके पास निचला ढांचा है वहां पे, तो वो ढांचा तो कांग्रेस के पास ही है वहां पे गुजरात में और बाकी सारे गुजरात में। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहली बार, जो कांग्रेस 15 साल से नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के पीछ पे खेलने के लिए बाध्य होती थी, पहली बार आम आदमी पार्टी ने वहां जाके एजेंडा सेट किया, इकोनॉमिक मॉडल सेट किया, और जिसपे बीजेपी को परेशानी हो गई। बेशक इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, बेशक आम आदमी पार्टी मार्केट से बाहर हो जाए, चुनावी मार्केट से हो सकता है 5 सीट आए, 4 सीट आए, 10 सीट आए, 15 सीट आए, जो एक था कि सरकार बनाने वाली या बीजेपी के मेन अपोनेंट हो जाएगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, चाहे 12% ही वोट ले। लेकिन ये गुजरात के लोगों को आम आदमी पार्टी समझाने में कामयाब रह गई कि तुम्हें ये हिंदुत्व के नाम पे बेवकूफ बना रहा है। इशू तो फ्री बिजली का है जो आपको 10 रुपए यूनिट ये पंजाब गुजरात में बेच रहे हैं। इशू एजुकेशन का है, आपके यहाँ कॉलेज नहीं है, आपके यहाँ स्कूल नहीं है। इशू अच्छे सैलरी का है कि आपके यहाँ फिक्स पेंशन, फिक्स सैलरी 5 साल तक दी जाती है सरकारी कर्मचारियों को। बहुत लो पेड वर्कर हैं गुजरात के अंदर, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो,
उस इशू उसने एक बहुत बड़ा सफलतापूर्वक, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान ने भी लागू किया, छत्तीसगढ़ ने भी लागू किया, लेकिन कांग्रेस इस इशू को वहां फिर नहीं इशू बना पाई थी। इस इशू को अरविंद केजरीवाल ने वहां पे बनाया ओल्ड पेंशन स्कीम का। अल्टीमेट इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन लोगों के बीच जो इशू था, जो हिंदुत्व के इशू से जो निकाला उनको और कहा कि रियल इशू ये है, उसमें अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। बेशक लोग कहें कि आरएसएस का बी टीम है, मैं इससे सहमत कभी नहीं होता कि लोग कहते हैं कि आरएसएस का बी टीम है। आरएसएस का बी टीम है तो दिल्ली में आरएसएस के बी टीम को होते हुए उसने आरएसएस के ए टीम को हराया, और कहते हैं कि अभी एनडीएमसी चुनाव में भी बहुत परेशान है बीजेपी कि कहीं यहाँ से भी म्यूनिसिपैलिटी से भी हमारे हाथ से वो आरएसएस की बी टीम, हम आरएसएस की टीम से पावर ने छीन ले। तो गुजरात में जो इशू सेट किया अरविंद केजरीवाल ने, वो इशू जो है कांग्रेस के कैंपेन में नहीं उठ पाया था। कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा कि आम आदमी की कैंपेन में क्या खासियत है कि ये बीजेपी से कैंपेन में इशू एजेंडा फिक्स कर रहे हैं और बीजेपी इनके पिच पे खेलने के लिए मजबूर हो रही है। केजरीवाल ने फ्री बी के पिच पे बीजेपी को खेलने के लिए मजबूर किया। हर जगह इनको बोलना पड़ रहा है फ्री बी फ्री बी फ्री बी, भाजपा वाले परेशान होकर बोल रहे हैं। कांग्रेस ये 20 साल में नहीं कर पाई। मुफ्त की रेवड़ी कांग्रेस इतना देती रही, आप याद कीजिए। बीजेपी ने कहा था ना कि खुद भी अब बांट रही है। नहीं, मैं बीजेपी, कांग्रेस ने तो कागजों में दिया बहुत सारी चीजों को, लेकिन इसको इलेक्शन कैंपेन आज तक नहीं बना पाए। और नरेंद्र मोदी 5 किलो देके उसको 50 किलो का कैंपेन बना दिया है। मोदी की सफलता है 5 रुपए देके 50 रुपए का कैंपेन करना, 50 रुपए के क्रेडिट ले लेना। कांग्रेस 50 रुपए देके 2 रुपए भी नहीं उससे जुटा पा रही है। केजरीवाल कांग्रेस पे भी अटैक नहीं कर रहा है। देखिए केजरीवाल कांग्रेस के, कभी कभी मुझे ऐसे पत्रकार की बात से बोलूँ तो मुझे लगेगा कांग्रेस के बी टीम इस समय हो चुके हैं वो, वैसे ही लग रहा है ना, क्योंकि इन्होंने हिमाचल में भी अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया लास्ट में। हिमाचल में ये था कि हिमाचल में अगर ये बहुत जोर लगाया केजरीवाल चुनाव लड़ते तो दलित वोट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता, तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही होता। लास्ट में जब आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने अपना सारा समेट लिया बोरिया बिस्तर, तो वो जो वोटर था दलित और ओबीसी वोटर, वो कांग्रेस की तरफ एन ब्लॉक गया है इस चुनाव में हिमाचल में। अगर गुजरात में भी अगर ये स्थिति आती है तो इसका लाभ अगर कांग्रेस को मिलता है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को क्रेडिट जाएगा। अब दिल्ली में केजरीवाल ने चूंकि पावर छीन लिया है तो कांग्रेसियों को ये सोचना चाहिए कि आप आरएसएस के बी टीम कहने के बजाय आप उनके कैंपेन का एनालिसिस करो कि आरएसएस से निपटा कैसे सकता है। अगर हो सकता है केजरीवाल आरएसएस के आदमी हो, आरएसएस के अंदर रहे हो, तो हो सकता है कि आरएसएस से निपटना ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रेनिंग मिल गया ट्रेनिंग मिला हो। तो मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है, हम इससे मतलब कि हम इस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं। अच्छा, इसको थ्योराइज अगर करें, हाँ, तो थ्योराइज अगर करें तो मुस्लिम वोटर वहां साइलेंट है। मुस्लिम वोटर तो बीजेपी के साथ जाएगा, बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। नहीं, वही आ रहा है। और वो जाएगा किसकी तरफ? वो जाएगा उसकी तरफ जो बीजेपी को हराने में ये तो सिंपल है ना, सिंपल है। उनका तो ये कहना है कि भाई मेरे फ्रिज में खाली मत देखो कौन सा मांस है। हाँ। नमाज पढ़ने तो इससे ज्यादा तो मांगते भी नहीं। ठीक है। हाँ। तो जो उनके लिए बड़ा खतरनाक है, उनको तो नमाज और मांस से ऊपर आना चाहिए और समाज के मेन स्ट्रीम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहिए। सिर्फ नमाज और मांस की बात करके अपना माहौल ऐसा बन गया है, एक तरह से डर का माहौल है। तो कम से कम इतना भी सुरक्षित हो जाए तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं जी। तो क्या ये समझा जाए कि जो गुजरात में चुनाव है वहां से बीजेपी के हाथ से गुजरात निकलना बड़ा ही शर्मनाक हो, उनका गढ़ है, प्रयोगशाला है। तो इसको ऐसे क्या समझा जाए कि ये चुनाव हिंदू बनाम हिंदू, देखिए अगर कम्युनिज्म नहीं चल रहा तो अगर गुजरात के एंगल से देखेंगे जी, तो आप कह सकते हैं कि गुजरात के हिंदुओं को अगर भाजपा को बहुमत नहीं मिलती है, भाजपा लार्जेस्ट पार्टी भी हो जाए, बहुमत से दूर रह जाती है, तो भाजपा की बहुत बड़ी हार होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है और देश के गृह मंत्री का होम स्टेट है, जो देश के, और दो ताकतवर बंदे जो देश को रूल कर रहे हैं, दोनों के होम स्टेट है भैया। अगर वहां पे भाजपा को अगर बहुमत भी नहीं मिलती, लार्जेस्ट पार्टी भी हो जाए, तो मैं तो इसको बुरी हार मानूंगा। लेकिन इसका मतलब है कि गुजरात के जो हिंदुत्व के जो समर्थक मतदाता हैं, उनको इशूज बेस्ड पॉलिटिक्स की कुछ समझ आई है, जो 1990 के बाद जो गुजरात पूरी तरह से हिंदुत्व का प्रयोगशाला बन गया था। अब देखिए
हिंदू वर्सेस हिंदू ना हो अगर इस देश के अंदर, या हिंदू रेशनल ना हो, तो आप ये बताइए कि ममता बनर्जी कैसे चुनाव जीत सकती है? आप बताइए। एकदम। तमिलनाडु में स्टालिन कैसे जीत सकते हैं, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसे जीत सकते हैं? देखिए, बीजेपी तो 33% वोट लेके 7 राज्यों में 200 सीटें जीत के शासन कर रही है। 67% तो खिलाफ ही है। अभी भी तो मेजोरिटी हिंदू उनके साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो कोशिश कर रहे हैं कि मेजोरिटी हिंदू हमारे साथ आए। क्या क्या एजेंडे होंगे, मुद्दे हिंदू को अपने साथ लाने के लिए? तो नहीं, चुनाव का वहां पे गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर तो ये तमाम एजुकेशन इशू बना हुआ है, बेरोजगारी, मछुआरों का भी इशू है। मछुआरों का इशू का मैं एक सिंपल उदाहरण देना चाहता हूँ कि पोरबंदर विधानसभा सीट पे मैंने किसी से बात करी। वहां पे आम आदमी पार्टी ने मछुआरा कैंडिडेट वहां पे दिया है, उसको वहां खारवी बोलते हैं कास्ट, जो कोस्टल गुजरात में है, डोमिनेंट कास्ट है। पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 वोटर इनके मछुआरों के हैं, जो ट्रेडिशनली उग्र हिंदुत्व के पीच पे अभी तक खेलते थे। वो इस बार मछुआरा कैंडिडेट, देखिए कास्ट फैक्टर गुजरात में कितना इंपॉर्टेंट है। इस बार मछुआरा कैंडिडेट होने के कारण वो जो उग्र हिंदुत्व के जो पिच पे जो मछुआरा खेलते थे और जो भाजपा को समर्थन दे रहे थे, इस बार वो वहां पे आपके कैंडिडेट के साथ है। अच्छा। गुजरात वहां पे, अब वहां पे देखिए, वहां पे आप हम कहेंगे कि पोरबंदर जैसे सीट पे अगर मछुआरा ने कास्ट के नाम पे आपको वोट दे दिया, तो इसका सीधा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, और उसका सीधा लाभ वहां पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अर्जुन भाई मोडवड़िया, उसको हो रहा है। वो किस कम्युनिटी के हैं? वो मोडवड़िया शायद वो कोई क्षत्रिय कम्युनिटी होती है या पटेल, इसी में से कुछ है। अच्छा। कास्ट तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। वो लेकिन लाभ उनको होगा। अगर आम आदमी पार्टी वहां अगर वोट काट रही है तो बीजेपी का वोट काट रही है वहां पे। और आम आदमी पार्टी ने कई जगह पे ओबीसी कैंडिडेट खासे दिए हैं, जैसे उनका जो चीफ मिनिस्ट्रियल फेस है वो भी ओबीसी चारण कम्युनिटी का है। मालदारी कम्युनिटी होती है, जो पशुपालक कम्युनिटी होती है, ईसुदान गढ़वी जो है वो पशुपालक कम्युनिटी से है। तो ये जो इस तरह के जो कास्ट इक्वेशन जो आपने लगाए हैं, वो प्योर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान कर रहा है, वो कई जगह भारतीय जनता पार्टी, हमारी समझ पहले थी इस पे। अच्छा, एक बात बताइए संजीव जी, पूरा देश में मोदी मोदी चल रहा था, पूरे देश के चुनाव में सिर्फ मोदी जी का ही पोस्टर लगता था, लेकिन इस बार गुजरात चुनाव के पोस्टर में और कोई है? देखिए, गुजरात चुनाव में जो पोस्टर, जो अहमदाबाद में जो पत्रकार गए हैं, उनका कहना है कि गुजरात चुनाव में मोदी के साथ, जनरली मोदी जी का ये होता है कि मोदी जी अपने पोस्टर में बहुतों को जगह नहीं देते हैं कि अकेला प्रधानमंत्री ही दिखे या मोदी जी का व्यक्तित्व ही दिखे उसमें। और इवन की कई जगह आप लोग देखते होंगे टीवी चैनलों पे भी आता है कि वो कैमरा उमरा कोई आसपास ना दिखे, मोदी जी दिखे। लेकिन वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे उस अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ पे वो लगा हुआ है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें जेपी नड्डा भी हैं, उसमें अमित शाह भी हैं, उसमें जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जो जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं, मुख्यमंत्री पहले बनने से पहले शायद भाजपा के नेता भी उनको नहीं जानते थे, बहुत ही वो अननोन से थे, जो वहाँ के मोदी जी के शागिर्द हैं। वो आनंदीबेन पटेल के कहते हैं कि बहुत नज़दीकी हैं। अच्छा। और आनंदीबेन पटेल ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में एक भूमिका निभाई थी, तो वो जो है उनका भी फोटो है। मीन्स कि मोदी जी जीतेंगे तो मोदी जी को क्रेडिट मिलेगा, मोदी जी जीतते हैं। अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस पहले की तरह नहीं दे पाई, लार्जेस्ट पार्टी ही रह गई, हंग असेंबली हो गया, तो फिर वो जो नॉन परफॉर्मेंस जो होगा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि नड्डा साहब को भी दे दिया जाएगा थोड़ा सा, अमित शाह को भी दे दिया जाएगा। और आप ध्यान दीजिए कि अमित शाह पे बहुत प्रेशर है, अमित शाह लगातार गुजरात में ही है, लगातार। मीन्स कि मोदी जी ने सारी समस्याओं को देखते हुए अमित शाह को जिम्मेवारी दी है कि समस्या से आप निपटिए, अब अगर नहीं निपटे तो सारी जिम्मेवारी फिर आपके ऊपर ही आ जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गुजरात में आप दिख रहे हैं। पिछली बार चुनाव में आपने देखा होगा कि मोदी जी एकाएक, पता नहीं, मैं पहली बार देखा था कि कोई सी प्लेन से ऐसे उतरे थे अंबा देवी के दर्शन करने के लिए। क्या उन्होंने मतलब कि 5 स्टार कैंपेन गुजरात में चलाया था, और वो कैंपेन इतना बड़ा कैंपेन था। हालांकि राहुल गांधी भी बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे थे, सोमनाथ मंदिर भी दर्शन करने गए थे, वहाँ गलती से अपना धर्म में कुछ उल्टा सीधा लिख आए थे, तो उसको भी भाजपा ने मुद्दा बना दिया था, या वो मंदिर वालों का पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है। तो बड़ा, लेकिन मोदी जी इस बार कैंपेन अगर आप देखिएगा तो मोदी से ज़्यादा वहाँ पे हाई कैंपेन जो है वो गृह मंत्री का है, अमित शाह का। मीन्स कि अगर कोई परिस्थितियां ऐसी विपरीत होती हैं, हिमाचल में भी था, तो वो जिम्मेवारी फिर अमित शाह पे दी जाएगी। आपको जिम्मेवारी दी गई थी चुनाव का, तो ये फिर कैसे हो रहा है?
या नड्डा साहब पे दिया जाएगा। तो नड्डा साहब तो चलिए वो तो अध्यक्ष हैं, उनको तो बहुत स्टेक पे है नहीं, वो तो अध्यक्ष तो बदल ही जाता है 2 साल 3 साल बाद। तो मतलब किताब तुम्हारा पन्ना हमारा। तो ये जो है ये है। बाकी तो अभी आप देखिए मोदी मैजिक जो एक ऐसा होता है ना, उससे सारे लोग डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं। ईवीएम का भी कुछ चक्कर है? नहीं, ईवीएम के चक्कर पे तो भी कंफ्यूजन ही रहता है। अब लोग कहते हैं कि देखिए जब आपके फेवर में रिजल्ट आता है तो आप तो कहते हैं ईवीएम बहुत अच्छा है। नहीं, कभी नहीं बोला कि हम लोग तो एक्टिविस्ट लोग कभी नहीं बोलते हैं। नहीं, हटाओ। पार्टी देखिए ईवीएम लाने के लिए जिम्मेवार तो कांग्रेस कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस है जितना रोले, और यही भाजपा ने ईवीएम पे किताब भी लिख दिया था, आपको याद होगा। सुब्रमण्यम स्वामी, एल के अडवाणी और नरसिम्हन कौन ईवीएम के विरोध करने वाले थे। अब वो ईवीएम जो है बेसिकली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कांग्रेस ने जिन जिन परफॉर्मेंस और सुधार और डेवलपमेंट के मॉडल को अपनाया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उससे बेहतर इस्तेमाल किया। जो भी कानून बनाया, यूएपीए हो चाहे और भी कानून कांग्रेस के राज में बना, ये वाला ईडी का कानून बना था, कांग्रेस ने उसको ज़्यादा पावर दिया ईडी कानून के तहत 2012-13 में। तो उसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कानून का इस्तेमाल जो करना जो है वो भी जरूरी होता है। अब कांग्रेस ने कानून तो बना दिया, इस्तेमाल ये कर नहीं पाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून का इस्तेमाल करके कांग्रेस पे ही उसका पहले प्रयोग किया कि पहले देखें कि ये कानून था कैसा। जैसे पी चिदम्बरम साहब को जेल भेजा, अब पी चिदम्बरम साहब के पूरे एक्ट को देखिए अगर यूपीए के टाइम में, तो वो एकदम ऐसा लगता था कि वो अंबानी के थे। हम लोग तो इनको गाली देते हैं कि अदानी है अदानी है। पी चिदम्बरम साहब को देख लीजिए, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से बाहर नहीं थे, या बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के कहने पे उन्होंने खूब दमन चलाया छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमाम राज्यों में। तो पी चिदम्बरम साहब पे पहला इस्तेमाल भाजपा ने किया कि देखिए आपने सख्त कानून बनाया था, तो जरा हम पहले इस्तेमाल करके देखें। आम आदमी पे नहीं, पहले आप पे इस्तेमाल करते हैं कि क्या होता है सीबीआई, क्या होता है ईडी। तो कांग्रेसियों ने जो भी लॉ बनाया लोगों के वेलफेयर के लिए, नेशन के वेलफेयर के लिए, तो उसका बेहतर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अपने लिए, देश के लिए किया है, हम क्यों कहें अपने लिए, देश के लिए किया उन्होंने। वो तो यही तो करते हैं कि हम राष्ट्र के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे यूएपीए हो चाहे वो ईडी हो। तो ये जो है ना, कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि कानून बनाते हुए उसके रिजल्ट्स अगले 20 साल बाद क्या रिजल्ट होंगे सोचें। वो भी कांग्रेसी भी तत्कालिक सोचते हैं कि अभी हम बना देंगे कानून तो हमको फायदा हो जाएगा, और बाद में फिर ये नहीं पता था कि उसी कानून से आपका भी रगड़ा लग सकता है, जो लगा इनके कई नेताओं को। अब ईडी चिल्ला रहे हैं कि ईडी ने बुला लिया हमको, राहुल गांधी को ही। तो भाई ईडी को पावरफुल, या यार इतना ईडी खराब था, तो आपने जब उसको अपने समय में ही ईडी को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस ईडी में बनाने के लिए कानून बनाते। इलेक्शन कमीशन पे आज बहुत कांग्रेस वाले रोकते हैं। इलेक्शन कमीशन डिफंक्ट कब हुआ? अब देखिए, टीएन सेशन ने तो बहुत मजबूत कर दिया था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन यूपीए के कार्यकाल में इलेक्शन कमिश्नर के गवर्नमेंट पे क्या इशू नहीं बना था? नवीन चावला और लिंगदोह को लेकर बना था ना इशू। अब आप चीख रहे हैं कि पता नहीं ये कहां से ले आते हैं इलेक्शन कमिश्नर जी, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है जी। अरे भाई, मोदी जी ने वही किया जो आप कर रहे थे, आपसे सीख के उन्होंने कहा कि ये अच्छा करते थे, हम ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर लगा के इलेक्शन कमीशन को और मजबूत कर दिया। जैसे कांग्रेसी मजबूत करते तो उससे ज्यादा मजबूत कर दिया। तो अब रोने से क्या फायदा है? ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। चलिए, तो गुजरात इलेक्शन बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है, और नाक के बाल के रूप में वहां पे आम आदमी पार्टी मौजूद हैं, जो बीजेपी को अब तक के एनालिसिस में बीजेपी को इरिटेट कर रही है। ठीक है, तो अगर इरिटेट न करती तो शायद सत्येंद्र जैन जेल में नहीं होते। हाँ, तो सत्येंद्र जैन जेल में नहीं, जेल में सत्येंद्र जैन का होने का कारण ईडी या इतना बड़ा हेरा फेरी नहीं है जितना गुजरात चुनाव है। और वो भी जेल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें है ना? नहीं, जेल तो शायद दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, तिहाड़ वाला। अच्छा, तो चलिए, हो सके ये चुनाव हिंदू बनाम हिंदू ही दिख रहा है। क्या होता है 5 को भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, 5 तक तब तक और इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और 8 को चुनाव के दिन देखिए। संजीव जी का असेसमेंट है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीत रही है। हाँ, कांग्रेस मतलब कि मार्जिन पे निकल रही है। हाँ, और गुजरात में बीजेपी अनकंफर्टेबल है। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।